मैं जगदीश प्रधान, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा हरियाणा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी 1 जुलाई को हमारे संगठन के द्वारा राष्ट्रव्यापी भारत बंद की घोषणा की हुई है। उसके उपलक्ष्य में जो हमारे मुद्दे हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे हरियाणा में करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है व्यवस्था परिवर्तन। जो भारत के अंदर 75 साल आज़ादी के बाद भी संविधान पूर्णतः लागू न होकर प्रत्येक जनता को आज़ाद नहीं किया गया, आज भी गुलामी महसूस कर रही है, उसके विरोध में हम इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। पहला मुद्दा है हमारा जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना का मुद्दा हमारा काफ़ी समय से पुराना है। काशीराम जी ने ये नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिस्सेदारी के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर संविधान के अंदर कैटेगरियों का निर्माण किया गया। 6743 जातियां जिसके अंदर भारत पूरा बसता था, उन जातियों को बाबा साहब ने इकट्ठा करके समूह बनाए, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और जनरल। तो हम चाहते हैं, हम किसी का खाने की बात नहीं करते, न किसी को ज़्यादा देने की बात करते। हम कहते हैं कि संख्या की गिनती करो, जितनी जिसकी संख्या है उसको कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, विधानपालिका में और जो प्राइवेट सेक्टर है, बिजनेस है, सभी के अंदर उसकी हिस्सेदारी डाली जाए, ताकि प्रत्येक भारत का नागरिक अपने आप में देश का मालिक महसूस करे। तो हमने भी 15 तारीख को, जब से इसी 15 से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू किया, तो सरकार को मजबूर होकर ये बात लिखनी पड़ी प्रेस में कि हम 27 अप्रैल तक, अप्रैल की जो 27 अप्रैल है उस तक हम जातीय जनगणना कर देंगे। और जातीय जनगणना के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो विधायपालिका की बात कर रहे हैं, भारत के संविधान के परिमल में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, तो भारत के लोगों के लिए है ना। अब भारत के अंदर क्या किया, इन्होंने परिसीमन के लिए बोल रहे हैं, भाई लेडीज की भी संख्या होगी, तो संख्या के आधार पर हम उनको भी आरक्षण दे रहे हैं, तो सभी का आरक्षण के आधार पर परिसीमन तैयार होगा। तो हम सरकार से आज ये बात कहना चाहते हैं पत्रकार के माध्यम से, और जनता को भी इस बात को जागरूक कर रहे हैं, यदि परिसीमन होता है तो परिसीमन क्षेत्र का न होकर जातियों का हो। जो संवैधानिक जातियां हैं उन जातियों को हो, जितनी जिसकी संख्या है उतने विधायक चुन के जाएं, जितनी जिसकी संख्या है MP चुन के जाएं, और उन्हीं लोगों से चुन के जाएं। क्यों हम उन्हीं लोगों से चुनने की बात क्यों कर रहे हैं कि यदि OBC के लोगों का अपना आज़ाद प्रतिनिधि होता, OBC के लोग अपना MP खुद चुन के भेजते, तो किसानी जातियों को संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी। उसका जो चुना हुआ नुमाइंदा था वो उनकी बात खुद उठाता। SC के लोगों को रोड पाने की जरूरत नहीं है, यदि SC के द्वारा SC का कैंडिडेट चुन के जाए। आज पार्टियों के द्वारा चुन के जाते हैं, पार्टियों के आंधी में विदेशों से पार्टियां फंड लेती हैं, पैसा लेती हैं, विदेशों के लिए काम करते हैं और भारत को कंगाल बनाने को उतरी है। कितनी ही कंपनियों को जो अपनी पब्लिक सेक्टर की थी सभी विदेशी हाथों में बेचती है इन्होंने। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भारत के अंदर यदि इलेक्शन का जो व्यवस्था बदली, व्यवस्था के बदलने की बात करें हम, तो यदि व्यवस्था बदली जाए तो क्षेत्र को छोड़कर जितनी संख्या है, संख्या के वोटरों का परिसीमन बनाया जाए, और संख्या के आधार पर सेपरेट इलेक्टर जिसे कहते हैं, ज्वाइंट की बजाय सेपरेट इलेक्टर से यदि चुन के जाएंगे तो अपने अपने समाज के लिए काम करेंगे और भारत में किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं होगा। भारत बंद हमारा जन जन तक आवाज पहुंचाने का माध्यम है। हमारा वो भारत बंद उन लोगों की तरह नहीं है कि जो संपत्ति का नुकसान करते हो। हम इतनी ये पूरे जिले, पूरे देश प्रदेश में जो कॉन्फ्रेंसों का दौर चला है, इसलिए चला है ना कि लोगों तक बात पहुंचे। आप जैसे लोगों की न्यूज पहुंचती है, लोग सुनते हैं, देखते हैं। तो हमारा भारत बंद का मकसद यही है कि जहां हमारा आदमी हो उस दिन वो वहीं रुक जाए। कौन कौन से संगठन और जाति समूह शामिल होने वाले हैं? हमारा तो पूरे भारत का SC, ST, OBC का है। जाति आधार जीवन किसको हक नहीं मिलने वाला है। लोग भ्रमित हैं, पर वो लोग भ्रमित हैं जिन्होंने संख्या से ज्यादा खा रखा है। हम समानता की बात करते हैं, भारत के अंदर समानता का मौलिक अधिकार है और वो अधिकार सभी को मिलना चाहिए। के अलावा EVM का मुद्दा है। EVM का मुद्दा आप देख चुके हो कि आप लोग कहते थे लोग वही बीजेपी सरकार है। यदि बीजेपी सरकार है, बीजेपी का सांसद ने केस लड़ा EVM का,
ईवीएम हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीजेपी का सांसद ही जाता है और उसके पक्ष में फैसला आता है, तो ईवीएम हटी क्यों नहीं? पहला क्वेश्चन मैं ये करना चाहता हूं कि यदि बीजेपी का सांसद ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया ईवीएम को लेकर और उसकी जीत हुई वहां 8 अक्टूबर 2013 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि ईवीएम से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है, तो उस सांसद की जिम्मेदारी बनती थी, उस सरकार, उस बीजेपी की जिम्मेदारी बनती थी कि भारत में प्रचार प्रसार करती कि 2 योजनाओं में कांग्रेस ने जनता को ठगा है ईवीएम के द्वारा। मगर की बात कर रहे हो सर, वन नेशन वन इलेक्शन को किस प्रकार से देखते हैं? देखो, वन नेशन वन इलेक्शन तो वैसे देखा जाए तो जिस प्रकार सरकार की मशीनरी का हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है, वन नेशन वन इलेक्शन में कोई बुराई तो नहीं है। दूसरा, जो हमारे जैसे जो संगठन है जिनके पास पैसा नहीं है, उनका भी यदि सांसद खड़ा है उसके साथ एमएलए अपना आप काम करेंगे तो काम जल्दी निपटेगा और विचारधारा पे काम होगा। तो आपका संगठन इस चीज का विरोध करता है वन नेशन वन इलेक्शन? क्या आपका संगठन इस चीज को लेकर विरोध? हमारा संगठन इसके न तो विरोध में है न पक्ष में है। ये है कि हम एक बात कहना चाहते हैं, यदि आपको पत्रकारिता जनहित के लिए मिली हुई है तो आपको जनहित का काम करना चाहिए, मगर इनको लाइसेंस जो मिला हुआ है प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजों को, स्कूलों को, ये चैरिटी के नाम से मिला है और चैरिटी का मतलब सभी समझते हैं धर्मार्थ, उपकार, और इनका जो बायला जो उसमें लिखा है कि ये गैर लाभकारी संगठन है, तो गैर लाभकारी संगठन है तो ये फीस क्यों ले रहे हैं? ये चंदा करके पढ़ाएं लोगों को, जैसे और भी स्कूल होते हैं, जैसे धार्मिक स्कूल हैं, वो चंदा करते हैं, सेठों से पैसा लेते हैं, पढ़ाते हैं कॉलेजों को, स्कूलों को, ये चैरिटी के नाम से मिला है और चैरिटी का मतलब सभी समझते हैं धर्मार्थ, उपकार, और इनका जो बायला जो उसमें लिखा है कि ये गैर लाभकारी संगठन है, तो गैर लाभकारी संगठन है तो ये फीस क्यों ले रहे हैं? ये चंदा करके पढ़ाएं लोगों को, जैसे और भी स्कूल होते हैं, जैसे धार्मिक स्कूल हैं, वो चंदा करते हैं, सेठों से पैसा लेते हैं, पढ़ाते हैं, वो फीस थोड़ी लेते हैं। जितनी भारी भरकम फीस इन प्राइवेट स्कूल वालों ने लगाकर आज देश की जनता को खोखला कर दिया है। मजदूर की तो औकात ही क्या, जो 1 क्लास के ऑफिसर के भी यदि 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसकी भी तनख्वाह में एडजस्ट करना भारी पड़ रहा है। सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम कर रही है, देश के राष्ट्रपति भी आदिवासी है, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी ओबीसी, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस चीज के ऊपर? यदि इस चीज के ऊपर आप बात कहेंगे तो हम विचारधारा की बात करेंगे। भारत के अंदर शासनकर्ता जमात जो है वो कहने को कुछ है, जिस तरह कहते हैं कि भेड़िए की खाल में भेड़ की खाल ओटी हुई है, अंदर भेड़िया बैठा है। ये इनकी विचारधारा की मामला है। विचारधारा से सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। जो साथ लेकर चलने की बात करते हैं तो ये गरीबी क्यों रही? आज तक 11-12 साल तो इस सरकार को भी हो गए, 11-12 साल सत्ता हाथ में देखकर देखो गरीबी कहाँ रहेगी, क्योंकि गरीबी उन्होंने ये काम नहीं किया। गरीबों को 5 किलो राशन देकर उनको अपाहिज बनाने का काम किया। उसने कहीं भी किसी धर्म के ऊपर दूसरे धर्म का हस्तक्षेप नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता है, मगर सरकार ने कानून बनाकर बुद्धा टेम्पल का जो मैनेजमेंट है वो ब्राह्मणों के हाथों में दे रखा है। और किसी भी, आप देखते हो, किसी भी धर्म के केंद्र के आसपास अधर्मी कार्रवाई कोई भी नहीं होती उसके 200 मीटर के दायरे में, मगर वहां पर जो है ना, पंडित पुजारियों के द्वारा वहां पर पिंडदान का प्रोग्राम किया जाता है जो बौद्ध धर्म की विचारधारा के विरोध में। तो हम चाहते हैं कि ये इस जो हमारी विश्व स्तर की धरोहर है, यहाँ पर विश्व स्तर के लोग आते हैं बुद्धा को देखने के लिए, और जब यहाँ का जो ड्रामा देखते हैं तो उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो ये बौद्ध भिक्षुओं को ही इसका पर्यटक स्थल बनाया जाए और उनके हाथ में मैनेजमेंट दिया जाए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार ब्राह्मणों को हिस्सेदारी दी, ट्रस्ट में इनको हिस्सेदारी दी ना, किसी बौद्ध को बुलाया राम मंदिर के उसमें प्रतिष्ठापना में, किसी बौद्ध को हिस्सेदारी दी? दिखाने से कुछ नहीं होगा, काम करने से काम बनता है। पाठ्यक्रम के लिए पहले भी आप करते रहे, ऐलान होता रहा है और करते रहे, लेकिन आप कारण ये ना कमजोर और अपाहिज बना दिया है। 80% लोग जिसके भुखमरी में हो वो आंदोलन लड़ेंगे, मगर फिर भी हम जनता को जागरूक करके अपने विचार भेज रहे हैं और अपने अपने स्तर पर। इसीलिए हमने अपने अपने स्तर का काम किया है, क्योंकि हमें साधन संसाधन कहाँ से जुटाएं लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए। तो हमने किया है कि चाहे गांव के अंदर ही अपना भारत बंद करें, गांव में करें, इकट्ठे हो, गांव में अपने मुद्दों को लेकर, अपने बैनर को लेकर घूमें,
लोगों को प्रचार करें और अपने 2 घंटे बैठकर अपनी वीडियो बनवाकर छोड़े, ताकि भारत बंद का पता चले कि भारत बंद कितने गांव तक हुआ। बात करें तो हम कार्य किसी का बाधित करने वाले नहीं है, क्योंकि भारत हमारा है, हमारी ये जन्मभूमि है, हम इसी के अंदर जो ना सिंधु घाटी सभ्यता के डीएनए के लोग हैं। हम किसी का कार्य बाधित नहीं करते और न किसी की दुकान बंद करवाने का आह्वान करते। यदि मुद्दों को लेकर किसी को रोष है, वो अपनी स्वेच्छा से कुछ भी कर सकता है, मगर हमारे संगठन की तरफ से कोई हिदायत नहीं है, न रोड जाम करने की हिदायत है। यदि रोड भीड़ के कारण जाम होता है तो हमारी नहीं है, वो व्यवस्था करने का काम सरकार के पुलिस का है। यदि किसी कारण से हमारी ज्यादा भीड़ होती है और वहाँ रोड जाम होता है तो वो व्यवस्था करने वालों के हाथ में, पुलिस के हाथ में है, हमारा दोष नहीं है। मगर इस तरह से जो भारत बंद का हमारी जो आगामी रूपरेखा है 2030 तक हम लगातार भारत बंद करेंगे, जब तक ये व्यवस्था पूर्णतः संविधान सम्मत नहीं हो जाती। भारत को आजाद हुए इसका मूल कारण यही है कि यहाँ पर जो शासनकर्ता का विचार है वो यहाँ के 85% SC ST OBC की विचारधारा से मेल नहीं खाता, और इनके कुछ दलालों को इन्होंने लोभ के वशीभूत और पदों के वशीभूत होकर अपने काबू कर रखे हैं, और लोग जातीय आधार पर जो है वोटिंग करके इनकी सरकार बना देते हैं। अपने भलाई के लिए और अपने विकास के लिए आज तक सोचने का काम नहीं किया। किसी भी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी एक क्षेत्र में चले जाओ जहाँ बहुसंख्यक लोग हैं, वहाँ के नेता पकड़ रखे हैं, वो जाति के आधार पर वोटिंग करते हैं, मगर जाति के लोग ये नहीं देख पा रहे कि तुम्हारी न्यायपालिका में कितनी भूमिका है, तुम्हारे कितने प्रोफेसर हैं, तुम्हारे कितने VC हैं, तुम्हारे कितने जज हैं। जिस दिन जनता इन विषयों पर चर्चा करने लगेगी, जो हम चर्चा करवा रहे हैं, हम जगाने का काम कर रहे हैं। भारत बंद हम किसी सत्ता को लेने के लिए नहीं कर रहे, हम जनता को उनके मुद्दों के प्रति जगाने के लिए कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जागरूक होकर इनका इलेक्शन में भी विरोध करें और अपने नेताओं से बात जबान करके पूछने का काम करें कि भाई तुम जाकर क्या करते हो। और ये मैंने जनगणना के बारे में क्षेत्रवाद को छोड़कर, क्षेत्रीय परिसीमन को छोड़कर, यदि वोटिंग परिसीमन हो जाए, भारतीय संविधान की कैटेगरी के अनुसार वोटिंग परिसीमन हो जाए और उसके आधार पर वोट पड़े, तो किसी भी समाज को आंदोलन करने की जरूरत नहीं होगी देश में। आपने कहा इसलिए पूरी नहीं होती ना कि जो शासनकर्ता पार्टियां हैं, नेता को जिता दिया अपनी जाति के नाम से, मगर जहां पार्टियों में बैठकर काम करते हैं उन पार्टियों की विचारधारा दोनों की एक है, पक्ष और विपक्ष, और वो ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है। ठीक है, हम प्रचार कर रहे हैं, जिस दिन जनता जागेगी उस दिन वही हाल होगा जो श्रीलंका में हुआ। इन नेताओं को पिटेगी जो जनता के अंदर आज हीरो बने घूमते हैं कि मैं जाट नेता हूँ, मैं SC का नेता हूँ, मैं BC का नेता हूँ। इनको जिस दिन जनता अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक होगी, उस दिन के जूते मारेगी, पिटेगी इनको रोड पे, और होने वाला है। क्योंकि भारत का जो गरीबी का ग्राफ जो दिन पर दिन गिरता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा। लंका और ये अपने बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे गरीबी हमारी आ रही है, तो क्या है देश में कितना विकास हुआ है। सरकार को बात करती उपलब्धियों के अंदर भारत की उस व्यवस्था को गिनवाते हैं जो विदेशियों ने यहाँ व्यापार किया, पैसा लगाया, मगर यहाँ के लोगों को क्या मिला वो नहीं बताते। यहाँ के जो पब्लिक सेक्टर थे उनको कितना खत्म किया गया। भारत की सरकार के पास कमाने के लिए क्या है, ये कोई जवाब दे। और इन्हीं चीजों को बताने के लिए हम जनता में प्रचार कर रहे हैं। जिस दिन जनता हमारे प्रचार को समझने में कामयाब होगी, उसी दिन इस व्यवस्था को नष्ट नाबूद कर देगी।